नमस्ते। हम हमारे नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज हम एक श्रृंखला शुरू करने वाले हैं जिसमें हम उन क्रिश्चियंस की बात करेंगे और उनके ऊपर एपिसोड्स करेंगे जिनने हिंदुस्तान को में अपना बड़ा योगदान दिया है। Those personalities who have worked to build India। तो हम पहली जो पर्सनालिटी जिसके ऊपर आज हमारा चर्चा और आज हमारा पूरा एपिसोड उन पे समर्पित है वो है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर हमारे देश की फर्स्ट कैबिनेट फीमेल मिनिस्टर रही और फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, 10 साल तक वो हेल्थ मिनिस्टर हमारे देश की रही, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में। उसके अलावा जो उनके बारे में बहुत जाना जाता है वो है कि उनने एम्स हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो दिल्ली में बहुत ही बड़ा भव्य हॉस्पिटल है, उसके लिए उनने पार्लियामेंट में बिल पास करवाया और बाद में उसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया। हमारे देश के आप जानते होंगे कि कितने ज़्यादा अमेजिंग ब्रेक थ्रूज और अमेजिंग रिसर्च एम्स हॉस्पिटल करता आया है और बहुत ही अच्छी तरह से मेडिकल जो फील्ड है उसमें उन्होंने बहुत अलग अलग कामयाबी हासिल की हुई है। एक और चीज़ उनके बारे में हम जानते हैं, वैसे तो बहुत से मेडिकल फील्ड में तो बहुत ही अलग अलग उनकी उपलब्धियां हैं, उसके अलावा वो एडिशनल चार्ज होल्ड करती थी एज स्पोर्ट्स मिनिस्टर। स्पोर्ट्स से उन्हें लगाव भी बहुत था, तो उनने उनके कार्यकाल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला उसकी स्थापना करी। और आप जानते हैं कि हमारे देश के कितने दिग्गज स्पोर्ट्स मैन एंड वुमेन वहाँ से, पटियाला से वो नर्चर हुए हैं, वहाँ से उन्हें ट्रेनिंग हासिल की और किस अलग अलग बुलंदी में वो लोग ने हमारे देश को मतलब ला के खड़ा करा है। तो आज ये जो एक बहुत अच्छा एपिसोड हम बना रहे हैं, तो राजकुमारी अमृत कौर के बारे में हम जानते हैं ज़्यादा, देखते हैं कि उनने क्या क्या उनके कार्यकाल में किया, क्या क्या उपलब्धियां करी और किस तरह से उनका जीवन रहा। ये जो श्रृंखला है हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश का 75 इयर्स एज अ रिपब्लिक ख़त्म हुआ है इस साल। तो हम चाहते हैं कि एक तरह से एक ट्रिब्यूट हम दे रहे हैं कि क्रिश्चियंस ने किस तरह का योगदान हमारे देश के लिए दिया है। राजकुमारी अमृत कौर, उनका नाम राजकुमारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। वो पंजाब की कपूरथला रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके पापा हरमन सिंह वो राजा रणधीर सिंह के बेटे थे, उनके छोटे बेटे थे। यंग एज में ही उनने गोलकनाथ चटर्जी, जो कि एक बंगाली क्रिश्चियन मिशनरी थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई, वो प्रभावित हुए और उनने अपना धर्म बदल के वो क्रिश्चियन बन गए। उसके बाद उनने गोलकनाथ चटर्जी की जो बेटी थी प्रिसिला, उससे उनने शादी की और उनके जो 7 उनकी संतानें बड़ी हुई उसमें से एक और जो सबसे छोटी उनकी इकलौती जो बेटी राजकुमारी अमृत कौर थी। बाकी सब उनके जो बेटे थे, 7 संतान में से सिर्फ राजकुमारी अमृत कौर ही एक उनकी बेटी थी, जो कि उनने अपने रॉयल फैमिली का जो सक्सेशन का हक उनने त्याग दिया था क्रिश्चियन होने के बाद। पर फिर भी जैसे कि रॉयल फैमिलीज़ में होता था, शुरू के कई वर्ष उनने घर में ही होम स्कूलिंग की। उसके बाद वो गई शेरबोर्न स्कूल जो कि इंग्लैंड में है, वो वहाँ से उनने स्कूलिंग करी और उसके बाद उनने कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से उन्हें ग्रेजुएशन किया। वहाँ पे वो एकेडमिकली तो बहुत ही उनने अच्छा प्रदर्शन किया, पर इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उनने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। वो टेनिस की बहुत शौकीन थी, बहुत अच्छा टेनिस भी खेलती थी और कई टेनिस चैम्पियनशिप भी उनने जीते हुए थे। वही लगाव बाद में आप अगर देखेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जब बनाया, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से
उनने अपना जो इम्पोर्टेंस इन स्पोर्ट्स दिखाई और वहाँ पे उनने एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट चालू करवाया। पर हम आते हैं उनके मेडिकल जो उनकी अलग अलग उपलब्धियां हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, क्योंकि एज ए हेल्थ मिनिस्टर उनने बहुत बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट्स खुलवाए, बहुत सारे नर्सिंग में उनने फोकस करा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स जो दिल्ली में है, उसकी उनने पार्लियामेंट में 1956 में वो बिल पास करवाया और उसके बाद उसकी वहाँ स्थापना हुई, जो कि आप जानते होंगे कि बहुत ही अच्छी लोकेशन में और बहुत ही अच्छा भव्य, बहुत बड़ा और वेरी वेल रन हॉस्पिटल एम्स हमारा हॉस्पिटल है, और उसकी स्थापना इनने वहाँ पे करवाई। राजकुमारी अमृत कौर ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करने के बाद 1918 में हिंदुस्तान वापस आ गई। हिंदुस्तान वापस आने के बाद उनके घर में बहुत सारे जो उस टाइम के फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स थे, उनके घर में उनका आना जाना था, उससे वो बहुत प्रभावित हुई। खासकर वो गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत प्रभावित हुई और थोड़े समय के बाद वो महात्मा गांधी से भी मिली, उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और उनने इमिजिएटली कहा कि मुझे आपके साथ ज्वाइन होना है। पर उस टाइम पे गांधी जी को लगा कि ये अभी इतनी ज़्यादा तैयार नहीं है आश्रम की लाइफ में जीने के लिए, तो उनने उस टाइम पे मना किया। फिर राजकुमारी अमृत कौर ने अपना पूरा जो ध्यान लगाया सोशल कॉजेज़ पे। उनकी बहुत योगदान रहा विमेन अपलिफ्टमेंट में। उनने पर्दे के अगेंस्ट में, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में, देवदासी प्रथा के अगेंस्ट में उनने बहुत काम करा और उनने ये सारी जो हमारे देश की जो कमज़ोरियां हैं या बुराइयां हैं उनको दूर करने की बहुत कोशिश की। बाद में उनने गांधी जी को ज्वाइन किया सेवाग्राम आश्रम वर्धा में, जबकि मिड 30s में 33-34 में उन्हें ज्वाइन किया और 16 साल तक वो गांधी जी की सेक्रेटरी बनी रही। गांधी जी के बारे में उनने अपने शब्दों में ये कहा, What drew me to Bapu was his desire to have women in his non-violent army and his faith in womankind. This was an irresistible appeal to a woman in a land where women were fit only for producing children and serving their lords as masters. तो उनका जो खास प्रभावित हो रही गांधी जी के साथ काम कर कर के उनने बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप भी बिल्ड कर लिया था। उनके लेटर्स भी एक दूसरे को वो लिखते रहे, वो लेटर्स पब्लिश भी हुए, लेटर्स फ्रॉम गांधी टू राजकुमारी अमृत कौर, तो वो भी पब्लिश हुआ है। उनके जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो वो अलग अलग चीज़ों में भाग लेती रही, तो ब्रिटिशर्स ने उनको कई बार जेल में उनको डाला। 1937 में उनको सेडिशन के चार्जेस में जेल में डाला गया जब वो सॉल्ट सत्याग्रह यानी कि नमक का सत्याग्रह के में भाग ले रही थी। उसके बाद 1942 में उनने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया और उसमें भी वो अरेस्ट की गई, पर उसमें वो लाठी चार्ज में उनको काफ़ी इंजरी हो गई थी, जेल हुई उनको। पर थोड़े टाइम के बाद क्योंकि उनकी स्वास्थ्य बिगड़ने लगी तो फिर उन्हें शिमला में हाउस अरेस्ट में रखा गया। वो ज़िंदगी भर स्टॉन्च गांधीयन रही, खादी के कपड़े पहनती थी, खादी की साड़ियाँ पहनती थी और गांधी के प्रिंसिपल्स पे चलती रही। अभी भी उनके कई रिश्तेदार दिल्ली में और नॉर्थ में रहते हैं। हम मिले एक उनके रिश्तेदार जिन्हें हमको बताया कि राजकुमारी अमृत कौर उनकी ग्रेट आंट थी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर माइकल विलियम्स से, जो कि प्रेसिडेंट है यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के, और उनकी मम्मी की आंटी थी वो, और इसीलिए उनकी ग्रेट आंट थी। हम सुनते हैं उनसे कि वो क्या कहते हैं उनके बारे में। राजकुमारी अमृत कौर, as you know, was the daughter of Priscilla and Raja Harnam Singh of Kapurthala. And Priscilla, her maiden name was Priscilla Golaknath.
She was the daughter of Golaknath Chatterjee, Reverend Golaknath Chatterjee, the founder of the church that is still there in Jalandhar in his name, which is called the Golaknath Church in Jalandhar. Now, he was a convert who was a Brahmin from West Bengal, and under William Carey, he and Kali Charan Chatterjee and 3, 4 of these great leaders from West Bengal who came to know Jesus Christ, and they moved over here to Punjab to spread the good word amongst the residents of Punjab, of Greater Punjab. It was through their ministry that, being such learned men, being original pundits, for them to have found the truth and the fire in their belly to share that truth with everybody, that we found that the most learned of people started to come to know Christ in the north. And it was under this ministry that Raja Harnam Singh, Raja Fateh Chand Katoch of Kangra, his Prime Minister Muhammad Abdullah, all of them came to know the Lord. And Muhammad Abdullah's sister, Salina, is the one who married Golaknath, Reverend Golaknath. And Muhammad Abdullah's son and daughter married the son and daughter of Raja Fateh Chand Katoch. And their descendants, who were the Davids and the Samuels and the Banerjees, because a lot of the Christians from West Bengal also started to get married into this family. We were able to see that. And from this side, Muhammad Abdullah's daughter, Jane, married the son of Salina and Golaknath, Reverend Golaknath. So the next generation also got married over here. And Priscilla was the daughter that was born. So she was my mother's great aunt. Priscilla and my nani were first cousins. Priscilla and my nani were first cousins, and we all grew up hearing stories from my mother about some of the wonderful women in our family and the great things So that they had. Rajkumari Amrit Kaur would then be your mother's aunt. Yes. Okay. Yes. She was my mother's aunt and my great aunt, and a great source of inspiration to my own mother, who, when her time came and started Mount Carmel's, she took inspiration from some of these great women within her own family, who had 9 of them in the family who had started education institutions all the way from Abbottabad all the way down to Ranchi. Oh, so even in Pakistan, you have family. Yes. Abbottabad, in Lahore, in Quetta, in Rawalpindi, and parts of other parts. Those were all parts of Punjab in those days. And then in modern day Himachal, whether it's Palampur, and then of course Mount Carmel here in Delhi. Would you like to maybe tell us some incident or episode which you kind of remember, or which your mother told you about Rajkumari Amrit Kaur? So one of the things that my mother, every time I saw her as she worked to build the school, one of the things she would always tell, in case she was having an argument with somebody, she would say, "My Rajput hu." And I could never understand why. As a little kid, I would always hear her saying, "My Rajput hu." It was much later in life that she opened up and told us, when we were old enough to understand, some of the heritage that we had. And one of the things that she talked about with a lot of pride was why health and education was so important to India. And she said, because our very first minister, my dear aunt, was somebody who loved the Lord and set the standards for health and for education so high within our nation that forever India will be blessed because of the health and education dedication of the first minister, and that was Rajkumari Amrit Kaur. And sure enough, it was only much later on that I came to know that she was also the sports minister, that she held other portfolios, and she used to love to play tennis and badminton. And so this amazing, empowered woman was source of inspiration to so many. And certainly to my mother, who in her own right is another empowered woman.
And it is just absolutely wonderful. One of the things that my mother strongly believed was that if the women of India could have even basic knowledge of reading, writing, and a basic knowledge of mathematics, this country would succeed because they would control the kitchens of all their houses and the budgets of their family homes very well. And so a lot of this my mom learned from her interaction with Rajkumari Amrit Kaur and seeing how she dedicatedly did what she had to do. हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे भी उनने बहुत सारे हेल्थ केयर रिफॉर्म्स इंडिया में इंट्रोड्यूस करे और लगातार वो करती रही अपना काम। विमेन राइट्स के ऊपर उन्होंने बहुत एडवोकेसी और उन्हें संघर्ष किया। टाइम मैगजीन ने एक लिस्ट ऑफ 100 पावरफुल वुमेन ऑफ द लास्ट सेंचुरी यानी कि 20th सेंचुरी की 100 वुमेन की उनने लिस्ट जारी करी थी, जिसमें राजकुमारी अमृत कौर को 1947 की मोस्ट पावरफुल वुमेन का खिताब दिया उनने। 1956 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने उनको ऑनररी डॉक्टर ऑफ लॉ डिग्री से सम्मानित किया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में उनका नाम है और उनको अलग अलग तरह से सम्मानित किया गया है। एक इंस्टीट्यूट है कैलेब इंस्टीट्यूट जो कि गुरुगांव में, और वहाँ की जो फाउंडर हैं उनने एक 1000 सीट का ऑडिटोरियम जो उन्हें बिल्ड किया है वहाँ पे, उसका नाम उनने राजकुमारी अमृत कौर ऑडिटोरियम रखा है। हम बात करते हैं रेवरेंड रिचर्ड हावल से कि उनने क्या सोच के ये नाम उनने अपने इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम का रखा। सुनते हैं वो क्या कहते हैं। The Princess Rajkumari Amrit Kaur, once a forgotten Christian leader, was brought to limelight when the Time magazine carried out an article on the two most powerful women of the 20th century in India. One of them was Rajkumari Amrit Kaur. With her, the late Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, was also nominated to be the most powerful women in India of the 20th century. Her unwavering commitment to the freedom of India from the colonial rule drove deep into freedom fight. Along with Gandhiji and many other freedom fighters, she went to jail, suffered, was sick, yet she persisted. Caleb Institute has named its 1000 seating capacity auditorium in the name of Rajkumari Amrit Kaur to honor her faith. People have asked her, why have you named her after Rajkumari Amrit Kaur? That gives an opportunity for a silent witness to speak about her faith, unwavering commitment to the freedom of India. उनकी परवरिश क्रिश्चियन हाउस होल्ड में हुई और पूरी तरीके से वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन थी और उन्हें सारी जो एज अ फैमिली वो बहुत सारे क्रिश्चियन वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स पे चली उनकी पूरी ज़िंदगी, और उसी से प्रभावित होकर उनने अपना जीवन भी जो समर्पित किया और किस तरह से उनने एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एंड अ वेरी गुड उन्हें रोल मॉडल बन के बताया कि किस तरह से एक क्रिश्चियन महिला इन गुड पोजीशन किस तरह से वो बहुत अच्छा डिफरेंस कर सकती है अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए। एक और उपलब्धि उनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, जिनने एक्चुअली रिपब्लिक जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखाया उसके पहले जो डिस्कशंस हुए उसमें भी वो इलेक्टेड मेंबर रही। 389 मेंबर की जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 15 महिलाएं थी, जिसमें से एक राजकुमारी अमृत कौर भी थी। उनने काफ़ी अच्छी तरह से भाग लिया इसमें और वो 2 सब कमिटीज़ में भी मेंबर थी, उसमें उन्होंने डिस्कशंस करे। फंडामेंटल राइट्स की सब कमिटी में थी वो और माइनॉरिटी सब कमिटी में भी वो थी। राजकुमारी अमृत कौर ने नर्सिंग के बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स खुलवाए, कई दिल्ली में हैं और अलग अलग जगहों में भी हैं। एक नर्सिंग होम का तो नाम ही राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग होम दिल्ली में ही है।
उनकी बहुत सारी दूसरी उपलब्धियां हैं, हम आपको थोड़ी सी बता देते हैं, जो कि बहुत ही लंबी लिस्ट है। वो डेप्यूटी लीडर थी ऑफ द इंडियन डेलीगेशन टू यूनेस्को इन 1945 एंड 1946। उसके अलावा 1950 में वो फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट एशियन प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बनी। उनने इंडियन डेलीगेशन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कई बार लीड किया, 1948 से 1953 के बीच में। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की वो रही चेयरपर्सन एंड फाउंडर मेंबर, एंड इन 1957 में उनको ऑनर किया गया लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटीज़ विद द कोर्ट बर्नाडेट गोल्ड मेडल, उनकी लंबी और डेडिकेटेड सर्विस के कारण। लेटर वो वाइस प्रेसिडेंट बनी इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की। उसके अलावा वो प्रेसिडेंट थी इंडियन लेप्रेसी एसोसिएशन एंड द ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन की। उनका मानना था कि एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल, पर्टिकुलरली वुमेन के लिए, और उनने काफ़ी मेहनत करी और उनने काम किया कि वुमेन एजुकेटेड हों। तो आपको हमारी ये श्रृंखला कैसी लगी, इसकी शुरुआत कैसी लगी, आप डेफिनेटली कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप हमारे वीडियोस देखते हैं, हमें बहुत आनंद आता है, पर आप डेफिनेटली हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।